हेलो एस्पिरेंट्स। इंग्लिश में एक कोट है, नोइंग द एग्ज़ाम इट्स नॉट एक्चुअली एग्ज़ाम। ओरिजिनल कोट जो है उसमें इट इज़ नोइंग योर एनिमी, यानी कि अगर आप अपने दुश्मन को जानते हो इज़ द हाफ बैटल। यानी कि अगर आप अपने दुश्मन को जानते हो, उसकी कमज़ोरी जानते हो, उसका स्ट्रेंथ जानते हो, तो आप बैटल ऑलरेडी हाफ जीत चुके हो। सेम तरीके से अगर आप यूपीएससी एग्ज़ाम में जीतना चाहते हैं या फिर सक्सेस पाना चाहते हैं, तो एग्ज़ाम को आपको समझना पड़ेगा, एग्ज़ाम को बहुत ही अच्छे से जानना पड़ेगा। तो इस वीडियो में बेसिकली हम यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है उसको डिकोड करेंगे कि यूपीएससी का एग्ज़ाम क्या है एक्चुअली में। ठीक है, हम इस वीडियो में एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे, सिलेबस के बारे में बात करेंगे। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये पता होगा, तो आप ये पार्ट स्किप भी कर सकते हैं। जिन्हें नहीं पता, जो बिल्कुल ही नए हैं यूपीएससी के जर्नी में, वो ये पार्ट देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे बुक लिस्ट की। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज बुक लिस्ट। देन उसके बाद हम बात करेंगे कि हर सब्जेक्ट में हमारी क्या प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए। मतलब अगर हम लक्ष्मीकांत यानी पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो पॉलिटी में हमें क्या पढ़ना है, और सबसे बड़ी बात क्या नहीं पढ़ना है, तो उसकी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि क्या हमें पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। देखिए, क्या पढ़ना है ये बहुत बड़ी बात नहीं, बट क्या नहीं पढ़ना है ये आपको पता होना चाहिए। नहीं तो जो रिसोर्सेस है ना यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए, आप अगर टेलीग्राम पे जाओगे तो आप पाओगे कि हज़ारों रिसोर्सेस है, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के अलग अलग रिसोर्सेस है। आप अगर मुखर्जी नगर जाओगे, आप अगर करोल बाग जाओगे, तो आप देखोगे कि रिसोर्सेस का भंडार लगा हुआ है वहाँ पे। इसलिए आपके माइंड में एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। फिर हम बात करेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे लगाएं, इनका अच्छे से इस्तेमाल कैसे करें ताकि हमारा प्रीलिम्स जो है वो आसानी से क्वालिफाई कर जाए। और उसके बाद हम बात करेंगे मॉक टेस्ट की, कि मॉक टेस्ट हमें कब लगाना चाहिए, कितने लगाना चाहिए, एंड सो ऑन। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। तो जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है हमारा यूपीएससी का, वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है GS1 और दूसरा है GS2। इसमें जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, जैसे इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी एंड सो ऑन। यहाँ पे क्वांट पूछा जाता है, यानी कि नॉर्मल 10th लेवल की बेसिक मैथमेटिक्स पूछी जाती है। बट अगर आप 2023 का और 2022 का पेपर देखोगे, तो आप देखोगे कि जो क्वांट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इनका लेवल बहुत ही हाई है। ठीक है, क्वांट के क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन होता है और रीजनिंग के सवाल होते हैं। ठीक है, GS1 की बात कर लेते हैं। GS1 जो पेपर होता है ये 200 मार्क्स का होता है। इसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप यहाँ पे कुछ गलत करते हो तो उसमें नेगेटिव मार्किंग 1/3 की होती है, 0.66। यानी कि अगर आप एक सवाल गलत करते हो तो आपके 0.66 मार्क्स कट जाते हैं। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए कि 4 सवाल है, 1 2 3 4, आपने ये सवाल कर दिया सही तो आपको मिलेंगे 2 मार्क्स। आपने ये सवाल कर दिया गलत तो 0.66 मार्क्स यहाँ कट जाएंगे। फिर ये भी आपने अगर गलत कर दिया तो 0.66 यहाँ भी कट जाएंगे, और ये भी अगर आपने गलत कर दिया तो 0.66 मार्क्स, 0.66 मार्क्स यहाँ भी कट जाएंगे। ये तीनों मिला के कितना होगा, 2 मार्क्स। यानी कि अगर आप 3 सवाल गलत करते हो तो आपके एक सवाल जो आपने सही करा होगा उसका नंबर भी कट जाएगा। ठीक है, इसका दूसरा मतलब ये होता है कि अगर आप एक सवाल सही करते हो तो 3 सवाल आप गलत कर सकते हो, तब भी आपका नंबर इक्वल हुआ होगा। यानी कि आपका नंबर अगर 0 है, एक सवाल करके आप 2 पे पहुंचते हो, तो 3 सवाल गलत करोगे तो आप वापस 0 पे आ जाओगे। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में किसी और वीडियो में बात करेंगे कि हमें कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए ताकि हम ज़्यादा बेनिफिट इस नेगेटिव मार्किंग का उठा सकें। ठीक है,
कट ऑफ की बात करें अगर आप, तो कट ऑफ पहले इसका 115 के आसपास जाता था, फिर धीरे धीरे 110 हुआ, फिर 102 हुआ, फिर 90 के आसपास 92 आया, फिर 87 आया, एंड इसके बाद फिर इस बार का तो हमें पता नहीं है 2023 का, ये समवेयर अराउंड 80 होगा। ठीक है, ये हम जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं। तो ये जो GS1 है इसमें कट ऑफ बनता है, कट ऑफ बनता है यानी कि जो आखिरी, मान लीजिए कि प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, और प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में, प्रीलिम्स में यूपीएससी को लेने हैं 1100 बच्चे, सॉरी नॉट 1100, 11,000 बच्चे। ठीक है, तो इनको अगर हम रैंक वाइज अरेंज कर दें कि नंबर 1 सबसे ज़्यादा नंबर इनके आए हैं, 2, 3, 4, तो जो 11,000 नंबर पे बच्चा होगा ना, इसको अगर 90 नंबर मिले हैं तो 90 उस साल का कट ऑफ बन जाता है। ठीक है, अगर इसको 89 नंबर मिले हैं तो 89 उस साल का कट ऑफ बन जाता है। ठीक है, ये है GS1। फिर GS2 में मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि ये इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे। ये भी 200 मार्क्स का पेपर होता है और यहाँ पे 80 क्वेश्चंस ही होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो होती है 1/3 ही होती है, पर क्योंकि एक क्वेश्चन में यहाँ पे 2.5 मार्क्स होता है इसलिए उसका 1/3 0.83 है। तो यहाँ आप अगर एक सवाल गलत करते हो तो आपके 0.83 नंबर कट जाते हैं। इस पेपर में कट ऑफ नहीं बनता, इस पेपर में आपको क्वालिफाई करना होता है, यानी कि मिनिमम आपको 33% मार्क्स लाने होते हैं, यानी कि 200 में से आपको 66 मार्क्स लाने होते हैं। अगर आपने 66 ला लिया या फिर इससे ज़्यादा ला लिया तो आप ये पेपर क्वालिफाई कर जाते हो। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। GS1 का सिलेबस, ठीक है, अब आपको इस सिलेबस को जानना है क्योंकि इसी सिलेबस को बेस बना के आप अपनी तैयारी करोगे। यूपीएससी में ऐसा कहा जाता है कि एवरीथिंग अंडर द सन कम्स अंडर यूपीएससी, यानी कि जितनी भी सारी चीज़ें हैं दुनिया में वो सारी यूपीएससी के अंदर पूछी जा सकती है, पर ऐसा नहीं है। ठीक है, इसलिए आपको सिलेबस को बहुत अच्छे से डिकोड करना है। तो इसमें सबसे पहले दिया गया है कि करेंट इवेंट्स पूछे जाएंगे। ठीक है, नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के। ठीक है, तो ये तो हो गया करेंट अफेयर्स पार्ट। फिर सेकंड है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडिया की हिस्ट्री। इसमें क्या आ जाएगा, एंशियंट हिस्ट्री प्लस मेडिएवल हिस्ट्री, और इंडियन नेशनल मूवमेंट में आ जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री। नंबर 3, जियोग्राफी में इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक, जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। देन फोर्थ, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। ठीक है, उसके बाद पॉलिटी एंड गवर्नेंस में इसमें सब टॉपिक भी दिए गए, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट इशूज़। ठीक है, देन फिफ्थ टॉपिक जो है वो है इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट, यानी कि यहाँ से हमारा इकोनॉमिक्स वाला सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स के बारे में हमें यहाँ से पढ़ना है। इसमें भी सब टॉपिक में सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव। नंबर 6, जनरल इशूज़ ऑन एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजीज, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। और इसमें लिखा गया है कि आपको इसमें स्पेशलाइजेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि ये सब चीज़ें होती क्या है और उनके बारे में बेसिक जानकारी होना चाहिए। ठीक है, एंड नंबर 7 है जनरल साइंस। जनरल साइंस में एक्चुअली जनरल साइंस के साथ यहाँ पे टेक्नोलॉजी मेंशन नहीं किया गया है, बट साइंस एंड टेक से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने देख लिया कि GS1 का जो सिलेबस है वो क्या है, और यहाँ से जो हम सब्जेक्ट्स की लिस्ट बनाएंगे उसके बेसिस पे हम तैयारी अपना करेंगे। ठीक है,
तो सिलेबस देखने के बाद जो सब्जेक्ट की लिस्ट बनती है हमारी, वो कुछ ऐसे है, और उस सब्जेक्ट को हमें कहाँ से पढ़ना है, उसकी बुक लिस्ट, ठीक है। तो पहला जो हमारा सब्जेक्ट बनता है वो है पॉलिटी। और पॉलिटी अगर आपको पढ़ना है तो लक्ष्मीकांत से अच्छा सोर्स कोई भी नहीं हो सकता। पर यहाँ भी 2022 और 2023 में, स्पेशली 2023 में आप देखोगे कि कुछ ऐसे सवाल पूछे गए हैं जिनका जवाब आप लक्ष्मीकांत से भी नहीं दे सकते। पर वैसे अगर एक दो सवाल पूछे भी जाते हैं तो आपको लक्ष्मीकांत में अगर पॉलिटी से 20 क्वेश्चन आते हैं तो आपको 22 सॉल्व नहीं करना है। क्यों नहीं करना है 20 सॉल्व? क्योंकि जो कट ऑफ जाता है प्रीलिम्स का वो 50 to 60% जाता है। यानी कि अगर आप 200 में से 100 भी लाते हो अपने पेपर पे तो आप क्वालिफाई कर जाते हो यूपीएससी प्रीलिम्स को, है ना। तो आपको बस 50% मार्क स्कोर करना है। यानी कि आपके लिए कोई भी एक सोर्स जो 50% किसी सब्जेक्ट का, कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक जो 50% किसी सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर करने में मदद करे, 50, 60 या 70%, वो सोर्स अच्छा माना जाएगा। क्योंकि यूपीएससी में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि किसी एक सोर्स से आप 100% क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट के सॉल्व कर पाए, ठीक है। तो दूसरा जो है वो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में आप मृणाल सर की वीडियोस देख सकते हैं, या फिर मृणाल सर की जो बुक आती है, जो नोट्स आते हैं, उनको रिफ़र कर सकते हैं, या फिर आप श्री राम आईएएस की जो बुकलेट आती है उससे भी तैयारी कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स में जो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, उनके लिए आपकी इकोनॉमिक्स की समझ बहुत अच्छी होनी चाहिए, चाहे आप मृणाल सर की वीडियो से करें, उनके बुकलेट से करें, या फिर श्री राम आईएएस से करें। यहाँ पे आप अपने माइंड में क्लियर कर लीजिएगा कि एक ही सोर्स यूज करना है, या तो मृणाल सर के वीडियोस या तो श्री राम आईएएस के नोट्स। आप डबल सोर्सेस यूज नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होता। और आपने टॉपर्स को कहते हुए भी सुना होगा कि इंस्टीड ऑफ रीडिंग 10 बुक्स वंस, 10 बुक को एक बार पढ़ने से अच्छा है कि एक बुक को 10 बार पढ़ें। ऐसा क्यों कहा जाता है कि एक बुक को 10 बार करें? अगर आपने 10 बुक को एक बार पढ़ा है तो इन 10 बुक से आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। आपकी कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छी बिल्डअप हो जाएगी क्योंकि आप ज़्यादा पढ़ रहे हो, बट आपको चीज़ें याद नहीं रहेंगी, आप रिकॉल नहीं कर पाओगे। और वहीं दूसरे साइड अगर आप एक बुक को 10 बार पढ़ते हो तो आपको बुक के पन्ने, बुक के पेजेस याद हो जाएंगे बिल्कुल, कि किस पन्ने पे किस तरफ क्या लिखा हुआ है, और ये आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में आपकी मदद करेगा, ठीक है। तीसरा जो सब्जेक्ट है वो है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। इसके लिए आप शंकर आईएएस की एनवायरनमेंट कर सकते हैं या फिर पीएमएफ आईएएस की। यहाँ पे भी हर जगह आपको ध्यान रखना है कि इनमें से एक ही सोर्स आपको रिफ़र करने हैं, दोनों नहीं करने। नंबर 4, जियोग्राफी। जियोग्राफी के लिए आप एनसीईआरटी पढ़िए और जीसी लियोंग पढ़िए, ठीक है, ये दोनों साथ में। इसमें भी जीसी लियोंग के लास्ट के कुछ क्लाइमेट पे जो चैप्टर्स हैं उनको पढ़ने हैं आपको, सिलेक्टिव रीडिंग करनी, ठीक है। सारा पूरा का पूरा जीसी लियोंग आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना क्योंकि वही जीसी लियोंग में वही चीज़ें दी गई हैं जो एनसीईआरटी में दी गई। पर लास्ट के जो कुछ चैप्टर्स हैं जो क्लाइमेट पे हैं, ठीक है, वो चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो या तो आप इन दोनों बुक का कॉम्बिनेशन पढ़ लीजिए या फिर आप पीएमएफ आईएएस का जो आता है एनवायरनमेंट, आप वहाँ से कर लीजिए। देन 5th सब्जेक्ट है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री को आप या तो एक स्पेक्ट्रम से कर लें या तो बिपिन चंद्र सर की किताब से कर सकते हैं आप। ये जो किताब है ये ज़्यादा स्टोरी ओरिएंटेड है, इसमें कहानी अच्छे से समझाई गई है, और ये स्पेक्ट्रम जो है ये फैक्ट्स ओरिएंटेड है। तो आप दोनों का एक एक चैप्टर पढ़ के देखें, ठीक है, कोई भी एक अच्छा सा चैप्टर पढ़ के देखें और आप उसके हिसाब से आप इन दोनों बुक में से एक चुन सकते हैं। हर जगह मैं ये बात एम्फेसाइज़ कर रहा हूँ कि आपको दोनों सोर्सेस कभी भी नहीं पढ़ना है, आपको एक ही सोर्स पढ़ना है, ठीक है। नंबर 6, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। भले ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी टर्म हमारे सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट सारे जो साइंस के क्वेश्चंस आते हैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से होते हैं।
ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी करना चाहते हैं तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बेसिक से सवाल नहीं पूछे जाते, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं करंट से, लेकिन करंट को समझने के लिए, जैसे करंट में आया कि ब्रह्मोस जो है वो एक सुपरसोनिक मिसाइल है। मान लीजिए कि ये करंट में न्यूज है, तो अगर आपको सुपरसोनिक के बारे में पता ही नहीं है कि सुपरसोनिक क्या होता है, तो आपको ये करंट अफेयर्स याद करने में बहुत दिक्कत आने वाली है और आपकी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की समझ बनेगी वो भी अच्छे से नहीं बना पाए। तो ताकि करंट अफेयर्स को आप बहुत अच्छे से समझ पाएँ और बहुत आसानी से याद कर पाएँ, इसलिए आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए, ठीक है। और ये बेसिक्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मैराथन वीडियोस डाले हुए हैं, ठीक है। आप उस मैराथन वीडियोस से 5-6 घंटे की वीडियोस होंगी, उन वीडियोस से आप अपना पहले बेसिक क्लियर कर सकते हैं और उसके बाद आप करंट अफेयर्स पे टोटली डिपेंडेंट रह सकते हैं। 7 सब्जेक्ट हमारा बनता है एंशियंट हिस्ट्री, आरएस, ये ओल्ड एनसीईआरटी है आरएस अग्रवाल की, सॉरी आरएस शर्मा की। आप यहाँ से इससे तैयारी कर सकते हैं या फिर तमिलनाडु बोर्ड की जो बुक आती है उससे भी आप तैयारी कर सकते हैं, लेकिन दोनों में से एक ही, दोनों नहीं, बार बार मैं इस चीज़ को एम्फेसाइज कर रहा हूँ क्योंकि आप जब 2 सोर्सेस पढ़ते हो तो आप चीज़ें याद नहीं रख पाते, ठीक है। और यूपीएससी को प्रिपेयर करने समय आपके पास इतना टाइम भी नहीं होगा कि आप 3-3, 2-2 सोर्सेस पढ़ के जाएं। नंबर 8, मेडिएवल हिस्ट्री। मेडिएवल हिस्ट्री के लिए आप सतीश चंद्र की मेडिएवल हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, ये भी ओल्ड एनसीईआरटी है, या फिर तमिलनाडु बोर्ड की बुक पढ़ सकते हैं। नंबर 9 है आर्ट एंड कल्चर। तो आर्ट एंड कल्चर के लिए क्लास 11 की फाइन आर्ट्स एनसीईआरटी की बुक पढ़ सकते हैं आप, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन आप देखोगे ना एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, जो भी फैक्ट्स उठाए जाते हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, इसलिए आपको फाइन आर्ट्स क्लास 11 की पढ़नी है। और नितिन सिंघानिया बुक आपको लेनी है और इसमें से सिलेक्टिव पढ़ाई करनी है, यानी कि वो पार्ट आपको यहाँ से पढ़ना है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे कि नितिन सिंघानिया सर की बुक से आपको वो टॉपिक्स पढ़ने हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जिनसे सवाल एग्जाम में आते हैं, जैसे आर्किटेक्चर पढ़ लिया आपने, पेंटिंग्स पढ़ ली, ठीक है, बुद्धिज़्म पढ़ लिया, बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म, ठीक है, ये पढ़ लिया। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही यहाँ से आपको कवर करना है और बाकी आपको फाइन आर्ट्स करनी है। एंड लास्ट वन इज जनरल साइंस। जनरल साइंस से आप देखोगे 2005 से पहले सवाल पूछे जाते थे, बट अब जनरल साइंस से बहुत ही कम सवाल पूछे जाते हैं और हर साल आप मान सकते हो कि एक क्वेश्चन या फिर 2-3 सालों में एक क्वेश्चन जनरल साइंस से पूछ लिया जाता है, ठीक है। और जनरल साइंस को कवर करने के लिए सबसे अच्छे सोर्सेज क्या हैं, एनसीईआरटीज़, क्योंकि बेसिक सवाल पूछे जाते हैं जनरल साइंस से, तो आप इनको एनसीईआरटी से कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप लूसेंट कर सकते हो, ठीक है। और लूसेंट भी कोई बड़ी बुक नहीं है, यहाँ 20-25 पेज में आपका साइंस सेक्शन जो है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। बायोलॉजी 20-25 पेज का होगा, फिर फिज़िक्स भी 20-25 पेज का होगा और केमिस्ट्री भी। तो आप एनसीईआरटी करने के बाद लूसेंट भी कर सकते हो, यहाँ पे आप दोनों कर सकते हो, ठीक है, अगर टाइम अलाउ करता है तो। बट आपको पता है कि यहाँ से सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर सवाल यहाँ से नहीं पूछे जा रहे हैं तो आपको इतना जोर डालने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप करते हो, एक भी करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या कोई ऐसा सब्जेक्ट है, हमने सब्जेक्ट की बात कर ली, क्या कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम प्रिपेयर किए बिना एग्ज़ाम में जा सकते हैं, ठीक है।
तो इस सवाल का जवाब देने के लिए कि क्या कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम प्रिपेयर किए बिना या फिर जिसको हम थोड़ा कम प्रिपेयर करके एग्ज़ाम देने जा सकते हैं, हमें देखना पड़ेगा कि किस सब्जेक्ट से कितने सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये 2012 से लेके 2022 तक में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उनका सेक्शन वाइज डिवीज़न है। ठीक है, तो आप देखोगे हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। हिस्ट्री से आए हैं ऑन एवरेज 17 क्वेश्चन, यानी कि हर साल लगभग 17 क्वेश्चन हिस्ट्री से आते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हिस्ट्री में आ गया मॉडर्न हिस्ट्री, हिस्ट्री में आ गया एंशियंट हिस्ट्री, हिस्ट्री में आ गया मेडिएवल हिस्ट्री और हिस्ट्री में आ गया आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, तो 4 सब्जेक्ट से अगर 17 क्वेश्चन आ रहे हैं, मान लीजिए कि 20 भी आ रहे हैं, इसका मतलब है कि एक सब्जेक्ट से 5 आ रहे हैं। बट ऐसा नहीं है, ज़्यादातर क्वेश्चन आप देखोगे कि मॉडर्न हिस्ट्री से होते हैं, यानी कि लगभग 10 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से होते हैं और बाकी कुछ क्वेश्चन इन तीनों सब्जेक्ट से होते हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना दे सकते हैं क्या? नहीं देख सकते, क्योंकि हिस्ट्री में भले ही 20 नंबर आ रहे हैं या 17 नंबर आ रहे हैं, 17 नंबर्स आ रहे हैं, बट यहाँ पे आपको 17 नंबर के लिए 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। ठीक है, तो इसलिए हम हिस्ट्री को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते। आगे बढ़ते हैं। दूसरा, नंबर 1, यहाँ से हम इसलिए चालू कर रहे हैं क्योंकि हिस्ट्री को हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते। नंबर 1 जो आपका इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होना चाहिए, जिसको आप सबसे पहले ख़त्म करोगे, वो है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस से हर साल लगभग 15 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 2012 में 21, 2013 में 17, 2014 में 10 एंड सो ऑन, यानी कि हर साल लगभग 15 क्वेश्चन आपको इंडियन पॉलिटी से मिल जाएंगे। और इंडियन पॉलिटी से अगर आप एक किताब पढ़ते हो लक्ष्मीकांत, तो आप लगभग यहाँ से 13 क्वेश्चन या फिर 12 क्वेश्चन सही कर सकते हो। इसलिए आपको सबसे पहले जो ख़त्म करना है वो है लक्ष्मीकांत, यानी कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी जिस सब्जेक्ट को देनी है वो है लक्ष्मीकांत। फिर दूसरे नंबर पे आप रखोगे इंडियन और वर्ल्ड जियोग्राफी को। अब इंडियन और वर्ल्ड जियोग्राफी में क्या हो रहा है, ऑन एवरेज 12 क्वेश्चंस आ रहे हैं। सॉरी, यहाँ पे 12 है तो इसको दूसरे नंबर पे नहीं रखते हैं, दूसरे नंबर पे हम रखते हैं एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी को। यहाँ पे 15 क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, ऑन एवरेज। और 15 में से आपको पता भी है कि इसके भी सोर्सेस लगभग फिक्स होते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन करेंट अफेयर्स से आते हैं और आप कोई भी एक सोर्स शंकर IAS वगैरह कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप पाओगे कि यहाँ पे भी 15 में से आप 10 के आसपास क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, डुएबल क्वेश्चन आते हैं यहाँ भी। तो 2 सब्जेक्ट हो गए प्रायोरिटी वाइज। थर्ड सब्जेक्ट जो प्रायोरिटी में रहेगी वो है इंडियन इकोनॉमी, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी को भी आप किसी भी एक सोर्स से आसानी से प्रिपेयर कर सकते हो। जैसे आप मृणाल सर की वीडियो देख सकते हो, या फिर आप श्री राम IAS का नोट्स पढ़ सकते हो, या फिर मृणाल सर के नोट्स से ही पढ़ाई कर सकते हो। आप कहीं से भी इकोनॉमी करो, बट आप ऑन एवरेज 17 क्वेश्चन अगर आ रहा है, 17 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं, तो इन 17 में से आप कम से कम 12 क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो पहली प्रायोरिटी हमारी क्या थी, इंडियन पॉलिटी। दूसरी प्रायोरिटी हम इकोनॉमी को बना देते हैं। तीसरी प्रायोरिटी हमारी क्या होगी, तीसरी प्रायोरिटी हमारी होगी एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। चौथी पे हम रखेंगे इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, जहाँ से 12 क्वेश्चन ऑन एवरेज आते हैं। ठीक है, और इसका भी हमें सोर्स पता है। इसका सोर्स क्या है, NCERT। ठीक है, तो हमें कहाँ से करना है इसे, NCERT से प्लस GC लियोन के बुक्स, यानी कि इसका भी परफेक्ट सोर्स हमें पता है। और अगर हम अच्छे से तैयारी करें इसकी, तो इसमें भी हम 12 में से 8 सवाल आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बाकी सब्जेक्ट की, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमने 4 सब्जेक्ट प्रायोरिटी सेट कर लिया। 5 नंबर पे हमारा क्या होगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सारे सवाल लगभग करेंट अफेयर्स ओरिएंटेड होते हैं। ठीक है, और करेंट अफेयर्स को आप अच्छे से प्रिपेयर करके यहाँ भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आप आसानी से
7 या 8 क्वेश्चन करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने बात कर ली 5 सब्जेक्ट की। अब ये 5 सब्जेक्ट हमारी प्रायोरिटी है, यानी कि जब भी हम तैयारी करने बैठेंगे तो सबसे पहले हम इन 5 सब्जेक्ट को करेंगे: पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, जियोग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब बात कर लेते हैं एंशियंट हिस्ट्री से 2-3 क्वेश्चंस आते हैं, मेडिएवल से भी 2-3 आते हैं, आर्ट एंड कल्चर से कभी आते हैं कभी नहीं आते, कभी 2-3 मान लीजिए कि यहाँ से भी आ जाते हैं। साइंस जो बेसिक साइंस है उससे 1 क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आप देखोगे कि ये जो सब्जेक्ट है लास्ट वाले, एंशियंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और साइंस, इसका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो बहुत कम है, यानी कि इनमें आपको पढ़ना ज़्यादा है और पढ़ने के बाद जो क्वेश्चंस आएंगे वो 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आपको कोशिश करना है कि जब आपने इन सारे सब्जेक्ट को, ये है मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चंस आते हैं काफ़ी, लगभग 7 to 8 क्वेश्चंस या फिर 10 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री को आपको करना है। तो हिस्ट्री में सबसे पहले तो आपको करने हैं ये 5 सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद करना है हिस्ट्री। हिस्ट्री के बाद आप एंशियंट हिस्ट्री करोगे, एंशियंट के बाद करोगे मेडिएवल हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री के बाद करोगे आर्ट एंड कल्चर और आर्ट एंड कल्चर के बाद करोगे साइंस। तो अब हम बात करते हैं कि क्या कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसे हम छोड़ के या जिसे हम प्रिपेयर किए बिना एग्ज़ाम में जा सकते हैं। तो मैं ऐसा कहूँगा कि नहीं। ठीक है, आपको किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि यूपीएससी का जो ट्रेंड है ना वो चेंज हो सकता है। और हर साल आप देखोगे, जैसे यहाँ पे कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, इंडियन पॉलिटी में यहाँ पे 21 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए बस 10 क्वेश्चन आए हैं, और यहाँ पे 10 क्वेश्चन आए हैं, और यहाँ पे बस 6 क्वेश्चन आए हैं। यानी कि कोई एक ऐसा सब्जेक्ट हमेशा होता है जिसका वेटेज यूपीएससी बढ़ा देती है, और कोई एक सब्जेक्ट ऐसा होता है जिसका वेटेज यूपीएससी घटा देती है। ठीक है, जैसे 2016 में देखिए करंट अफेयर्स के 37 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, और आप ये सोच के अगर करंट अफेयर्स को इग्नोर कर दो कि इसमें बस ऑन एवरेज 12 क्वेश्चन आते हैं, तो आप फेल हो जाओगे। इसलिए आपको किसी भी सब्जेक्ट को इग्नोर करके नहीं जाना है, आपको हर एक सब्जेक्ट की अच्छे से तैयारी करनी है। पर ध्यान ये रखना है कि जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है, बेस्ट ऑफ 5, आपका जो बेस्ट 5 है जिससे हर साल ऑन एवरेज 15 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन आते हैं, उनको आप बहुत अच्छे से तैयार कर लें, फिर बाकी सब्जेक्ट को तैयार करें। और अगर आपको छोड़ना ही है कुछ, है ना, अगर आपका टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप उन सब्जेक्ट्स में से चुनें जिनका वेटेज बहुत कम है, जैसे कि साइंस, आर्ट एंड कल्चर, मेडिएवल हिस्ट्री और एंशियंट हिस्ट्री। ठीक है, इस साइंस में साइंस एंड टेक इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि साइंस एंड टेक से काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने एक प्रायोरिटी बता दी अपने हिसाब से। आप इस चार्ट को देख के खुद भी अपनी प्रायोरिटीज़ सेट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस भी अलग अलग हो सकते हैं। तो आपके पास चार्ट के रूप में एक डाटा है, इस डाटा से आप अपनी प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब मैंने सब्जेक्ट वाइज तो आपको बता दिया कि क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए, बट सब्जेक्ट के अंदर भी मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं पॉलिटी की, तो पॉलिटी में कितने चैप्टर्स हैं? लगभग 80 चैप्टर्स हैं। तो 80 के 80 चैप्टर्स क्या पॉलिटी में इक्वल इम्पोर्टेंस रखते हैं? तो मैं बोलूँगा बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, और इसको आपको समझाने के लिए मैंने इस टेबल का यूज किया है। ये 2011 से लेके 2020 तक में जितने भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं पॉलिटी से, उन सब के टॉपिक्स के बारे में बताया गया है कि किन टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए कि पार्लियामेंट से, ठीक है, पार्लियामेंट से क्वेश्चन पूछे गए, यूनियन एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव से पूछे गए, यानी कि प्रेसिडेंट हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर हो गए, जुडिशियरी से पूछे गए, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टेटरी रेगुलेटरी बॉडी से पूछे गए, फंडामेंटल राइट्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल से पूछे गए, फंडामेंटल ड्यूटीज़, लोकल गवर्नमेंट, साइलेंट फीचर्स ऑफ द प्रिएम्बल, स्केड्यूल से पूछे गए,
इंट्रोडक्शन टू यूनियन टेरिटरी वगैरह से पूछे गए हैं, और उसके बाद इमरजेंसी से पूछे गए। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 सालों में, ठीक है, जो यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है वो बस इन 12 टॉपिक से पूछ रही है। ऐसा नहीं है कि इनके अलावा पॉलिटी के टॉपिक से सवाल नहीं पूछे जाते, एक दो सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, लेकिन ये जो एक दो सवाल होते हैं ना, ये करंट अफेयर्स बेस्ड होते हैं। यानी कि क्योंकि वो टॉपिक करंट अफेयर्स में था इसलिए पूछ लिया गया, नहीं तो पूरे 80 चैप्टर के बुक में आप पाओगे कि बस 20 चैप्टर्स ऐसे हैं, ओनली 20 चैप्टर्स जिससे यूपीएससी सवाल पूछती है। तो अब कोई बच्चा पूरा 80 का 80 चैप्टर्स पढ़ रहा है, और कोई दूसरा बच्चा है वो 20 चैप्टर्स पहले पढ़ रहा है, इन 20 चैप्टर्स को बार बार रिवाइज कर रहा है, और बाकी जो 60 चैप्टर्स हैं उनको इन चैप्टर्स के बाद पढ़ रहा है। यानी कि अगर इन चैप्टर्स को वो 10 टाइम्स रिवाइज करता है तो इनको बस 2 टाइम्स करता है, ठीक है। अगर इसको 20 टाइम्स रिवाइज करता है तो इसको 4 टाइम्स करता है। यानी कि इन चैप्टर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, क्योंकि इन्हीं चैप्टर से सवाल पूछे जाते हैं। तो पढ़ाई तो हमें वही करनी है जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। समझ में आ रहा है आपको? ये मैंने पॉलिटी का एग्जाम्पल ले के बताया कि वैसे ही जैसे पॉलिटी में बस 20 चैप्टर्स हैं, वैसे ही इकोनॉमी में, साइंस एंड टेक में, हिस्ट्री में, सब में आपको 20 टॉपिक्स, ठीक है, 20 टॉपिक्स, वैसे 20 होते भी नहीं सब में इतने इम्पोर्टेंट, 20 टॉपिक्स आपको आइडेंटिफाई करना है और उसके बेसिस पे आपको तैयारी करनी है। अब सारे सब्जेक्ट के बारे में मैं नहीं बता रहा, क्योंकि ऑलरेडी इस पे एक वीडियो है मेरे इसी चैनल पे, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फॉर यूपीएससी। आप ये सर्च करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो उसमें लगभग 50 टॉपिक्स हैं, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज मैंने कैटेगराइज कर दिए हैं। उन टॉपिक्स को आपको सबसे पहले पढ़ना होता है, यानी कि उन टॉपिक्स को आपको सबसे पहले सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी होती है। तो ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि क्या जो मैंने 20 टॉपिक्स बताए, तो क्या आपको ऐसा करना है कि इन 20 टॉपिक्स को सबसे पहले पढ़ना है। यानी कि आपने लक्ष्मीकांत की बुक खोली और फिर आप पार्लियामेंट चालू कर दिया, यूनियन एग्जीक्यूटिव चालू कर दिया, जुडिशियरी चालू कर दिया, ऐसे पढ़ाई करनी है और पहले इन टॉपिक्स को कवर करना है फिर बाद में दूसरे टॉपिक्स को? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। इन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का मतलब ये है कि आप लक्ष्मीकांत की बुक खोलो, ठीक है, फर्स्ट रीडिंग करो लक्ष्मीकांत की, ठीक है, फर्स्ट रीडिंग शुरू से लेके अंत तक होना चाहिए, ठीक है, फर्स्ट रीडिंग शुरू से लेके अंत तक होना चाहिए। इसमें आपको बिल्कुल भी कुछ याद रखने की, कुछ मेमोराइज करने की, कुछ अंडरलाइन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस लक्ष्मीकांत को पढ़ के ख़त्म करना है। ये आप 7 से 8 दिन में कर सकते हो, ठीक है, या फिर 10 दिन लग सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। डेली आप 60-70 पेजेस या फिर 50 पेजेस भी पढ़ोगे तो आप ख़त्म कर लोगे। यहाँ आपको बिल्कुल भी किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देना, आपको बस उसको पढ़ना है, अंडरलाइन नहीं करने हैं, नोट्स नहीं बनाना, कुछ भी नहीं करना, बस आपको समझ के उसको पढ़ लेना है, ठीक है। अब क्या होगा, फर्स्ट रीडिंग के बाद आपने फर्स्ट रीडिंग पे किस चीज़ पे ध्यान देना है? सिर्फ समझने पे। आपको सिर्फ समझना है, समझने के अलावा कुछ नहीं करना, ठीक है। अब आपने लक्ष्मीकांत पढ़ लिए, फर्स्ट रीडिंग हो गई, इसका मतलब ये है कि आपको जितने भी लक्ष्मीकांत में टॉपिक्स हैं उन हर टॉपिक्स के बारे में कुछ ना कुछ पता है, ठीक है। तो जब आप पार्लियामेंट पढ़ रहे हो और पार्लियामेंट में जब प्रेसिडेंट की बात होगी, ठीक है, तो आप कंफ्यूज नहीं होगे, आपको ऑलरेडी पता होगा कि प्रेसिडेंट कौन होते हैं, उनके पावर क्या होते हैं एंड ऑल, समझ में आ रहा है। अगर आप जुडिशियरी पढ़ रहे हो, इसमें पार्लियामेंट की बात हो रही है, या फिर इसमें जुडिशरी के अंदर भी पार्लियामेंट के बारे में थोड़ी बहुत बात होगी ना, उसके बाद प्रेसिडेंट की बात यहाँ पे बोली जा रही है कि प्रेसिडेंट इनसे एडवाइस लेते हैं एंड सो ऑन, तो आप कंफ्यूज यहाँ पे नहीं होगे, आपको ऑलरेडी हर चीज़ पता होगी। इसलिए हमेशा हर किताब की फ़र्स्ट रीडिंग की जानी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट रीडिंग आपको उस सब्जेक्ट का नॉलेज दे देता है, थोड़ा थोड़ा नॉलेज, ठीक है। इसके बाद आप करोगे सेकेंड रीडिंग,
अब सेकेंड रीडिंग में आपको क्या करना है, सेकेंड रीडिंग में आपको सबसे पहले इन 20 टॉपिक्स को पढ़ना है, ठीक है। और इन 20 टॉपिक्स को पढ़ना है, इनको अंडरलाइन करना है, इनके नोट्स बनाने हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको बाकी टॉपिक्स को पढ़ना है। समझ आ गया? ये तो मैंने पॉलिटी का एग्जाम्पल लेके बताया, आपको हर सब्जेक्ट के लिए ऐसा ही करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब व्हाट टू रीड एंड व्हाट नॉट टू रीड, ये आपको कैसे पता चलेगा? क्योंकि यूपीएससी में ये जानना सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्या आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपको पता चलेगा दो चीज़ों से, पहला सिलेबस और दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो यूपीएससी का जो प्रीलिम्स का सिलेबस है वो तो हमने देख ही लिया है कि प्रीलिम्स के सिलेबस से हमें कुछ खास पता नहीं चलता, क्योंकि आपको मैं दिखा भी दूँ। यहाँ पे कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे इंडियन पॉलिटी ले लेते हैं। तो इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस में प्रीलिम्स के सिलेबस में बोला गया है कि इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस आपको पढ़ना है। यहाँ ये 3-4 टॉपिक्स दी गए हैं, यानी कि यहाँ से बस हमें ये पता चलता है कि ये 3-4 टॉपिक तो पढ़नी है। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस पूरी की पूरी पढ़नी है, साथ में ये 3-4 टॉपिक पढ़ने, यानी कि हमें नहीं पता चल रहा कि हमें कितना कवर करना है। बट अगर हम प्रीवियस ईयर को एनालाइज करते हैं, ठीक है, यहाँ पे तो हमें पता चल गया कि ये 20 टॉपिक्स हैं, नॉट 20, 12 टॉपिक्स हैं जो हमें अच्छे से प्रिपेयर करना है और उसके बाद बाकी सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा कि प्रीलिम्स में सिलेबस से ज़्यादा कुछ पता नहीं चलता, जो हमें पता चलता है कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं, वो पता चलता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब मान लीजिए कि 2023 में स्पोर्ट्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। मानना क्या है, मतलब 2023 में पूछे गए थे, ठीक है। तो अब अगर आप 2024 की तैयारी कर रहे हो तो क्या आप स्पोर्ट्स के क्वेश्चन नहीं पढ़ के जाओगे? पढ़ के जाओगे ना, इसको प्रिपेयर करके जाओगे ना, क्योंकि आपको पता चल गया है कि यूपीएससी स्पोर्ट्स के क्वेश्चन को पूछ रहा है, ठीक है। अब यूपीएससी जो अवार्ड्स होते हैं इनके क्वेश्चन भी आजकल पूछ रहा है, ठीक है। जो भी अवार्ड्स मिलते हैं उनके क्वेश्चन भी पूछ रहा है, तो आपको अवार्ड्स भी पढ़ के जाने हैं। बट मान लीजिए कोई ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में यूपीएससी नहीं पूछता, जैसे कि टाटा कंपनी जो है उसके चेयरमैन कौन है, ऐसे सवाल यूपीएससी नहीं पूछता, पर ये बाकी एग्जामों में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, है ना। तो यूपीएससी अगर नहीं पूछ रहा तो हमें पता है ना कि ऐसे डेटा, ऐसे फैक्ट हमें अभी पढ़ के नहीं जाने, हमें रट के नहीं जाने, ठीक है। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमें पता चलता है कि क्या हमें पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। और सिलेबस से भी हमें पता चलता है, बट सिलेबस क्योंकि ब्रॉडली डिफाइंड है, हिस्ट्री में बोल दिया गया है हिस्ट्री, अब हिस्ट्री में तो बहुत सारे सब टॉपिक्स भी होते हैं, तो कौन से सब टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कौन से नहीं वो आपको पता चलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। और उसके लिए आप वीडियो देख सकते हो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर प्रीलिम्स, हमारे ही चैनल पे है, ठीक है। उससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, सॉरी। अब बात कर लेते हैं कि सबसे अच्छा तरीका क्या है यूपीएससी क्रैक करने के लिए, यानी कि प्रीलिम्स क्रैक करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप जो होगा आपका वो होगा प्रीवियस ईयर के मेंस के क्वेश्चंस देखना और प्रीलिम्स के क्वेश्चन देखना, ठीक है। अब इनको सिर्फ आपको 1-2 बार पढ़ना है, उनके सॉल्यूशंस भी पढ़ने हैं, बस इतना ही करना है आपको। आप क्या कर सकते हो, 10 ईयर्स का, प्रीवियस 10 ईयर्स का क्वेश्चन मेंस का और प्रीवियस 10 ईयर्स के क्वेश्चंस प्रीलिम्स के, ठीक है। प्रीलिम्स के ऐसी बुकलेट से पढ़ सकते हो जिसमें टॉपिक वाइज दिया गया हो, ठीक है। टॉपिक वाइज मेंस के क्वेश्चंस, टॉपिक वाइज प्रीलिम्स के क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको मेंस और प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर को रीड करना है, ठीक है। रीड करके छोड़ देना। इससे क्या होगा, इससे आपको पता चल जाएगा कि मेंस में कैसे सवाल पूछे जाते हैं और प्री में कैसे सवाल पूछे जाते हैं। यानी कि अगर मैं बुक पढ़ रहा हूँ, ये मेरी बुक है, तो इसमें किस टाइप के चीज़ों पे मुझे फोकस करना है और किस टाइप की चीज़ों को इग्नोर करना है। क्यों इग्नोर करना है, मतलब इग्नोर करना पूरा ही नहीं, थोड़ा इग्नोर करना है, क्योंकि ऐसे टाइप की चीज़ें यूपीएससी में नहीं पूछी जाती। समझ आ रहा है आपको? तो ये सबसे पहला काम।
दूसरा, जब आपने ये कर लिया तो आपको NCERTs पढ़नी है 6 से लेके 12 तक। इसमें भी आपको एकदम एक्सपर्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस रीड करना है। आप 2 मंथ का टाइम ले सकते हो और 2 मंथ में इनको रीड करके, 2 या 3 मंथ में आप इनको रीड करके ख़त्म कर सकते हो। 6 से 12 तक आपको पॉलिटी पढ़नी है, हिस्ट्री पढ़नी है और आपको साइंस पढ़नी है। ठीक है, साइंस शुरू में इग्नोर कर भी सकते हो, बट ये दोनों तो आपको पढ़नी है ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो हो वो बिल्डअप हो जाए। 6 से 12 तक ये किताबें ज़रूर पढ़नी है। साथ में 11-12 की इकोनॉमिक्स, ठीक है, और 11-12 की इकोनॉमिक्स और 9-10 की इकोनॉमिक्स लगभग सेम है, तो आप 11-12 की पढ़ के देखिए। अगर आपको समझ में आता है तो 11-12 की ही पढ़िए, अगर नहीं समझ आता है तो आप 9-10 की भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये काम आपको सबसे पहले करना है। अब मान लीजिए कि NCERT आप पढ़ रहे हो, NCERT में आपने क्लास 6 का NCERT ख़त्म किया है हिस्ट्री का, तो आप हिस्ट्री के MCQ सॉल्व करोगे। क्लास 6 के हिस्ट्री के MCQs आपको ये बहुत सारे साइट्स पे मिल जाएंगे, जैसे दृष्टि IAS पे भी NCERT के MCQs मिल जाते हैं, फोरम IAS के साइट पे भी मिल जाते हैं। तो आप किसी भी साइट से हिस्ट्री के गूगल सर्च कर लीजिएगा, हिस्ट्री के MCQ सॉल्व करोगे। ये सबके लिए आप करोगे। ये करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पढ़ने के लिए तो आपने पढ़ लिया, बट आपको पता भी होना चाहिए कि ये पढ़ने के बाद आप कितना चीज़ रिकॉल कर पा रहे हो। ठीक है, आपके पास वो है या फिर आप भूल गए हो, या फिर आप इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अंडरलाइन करना भूल गए, या फिर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स कुछ हैं जो मार्क करना भूल गए हो। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? ये करना है। तो दूसरा, पहला तो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए ताकि आपको ये पता चल जाए कि UPSC कैसा एग्ज़ाम है और उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, दूसरा, आपने NCERT किया इसलिए ताकि आपकी बेसिक जो समझ है वो हर सब्जेक्ट के रिगार्डिंग ठीक हो जाए। थर्ड, आपको करनी है स्टैंडर्ड बुक। स्टैंडर्ड बुक यानी कि पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम या फिर बिपिन चंद्र। तो इसकी आपको करनी है फर्स्ट रीडिंग। ठीक है, फर्स्ट रीडिंग मैंने पहले भी बताया था कि फर्स्ट रीडिंग में आपको बस कॉन्सेप्ट को समझना है, चीज़ों को समझना है और रीड करते जाना है, और कुछ भी नहीं करना। फिर आप करोगे सेकेंड रीडिंग। सेकेंड रीडिंग आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पहले करोगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ज़्यादा बार रिवाइज करोगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से नोट्स अच्छे तरीके से बनाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अंडरलाइन भी करना है। पहले आप पेंसिल से कर सकते हो अंडरलाइन, और जब रिवाइज करने आओ इसको तो जो चीज़ें याद ना हुई हो उनको आप हाइलाइटर से हाईलाइट कर सकते हो। इसे मैं और थोड़ा डिटेल में समझा दूँ। मान लीजिए कि ये आपकी किताब है, लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, लाइन 4। ओके, तो आपने पहली रीडिंग कर ली। सेकेंड रीडिंग में आपने क्या किया कि जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको हाईलाइट कर दिया, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे भी कुछ थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया, यहाँ पे भी हाईलाइट कर दिया। ठीक है, अब आप जब थर्ड रीडिंग में आ रहे हो, ठीक है, या फिर आपने नोट्स बना लिए, ये अंडरलाइन करने के बाद आपने अपनी नोट्स बना ली, अब आप रिवाइज कर रहे हो। ठीक है, तो रिवाइज करने जब आप आ रहे हो तो आपको ये पता चल रहा है कि ये वाला पॉइंट तो मुझे याद है, ये भी याद है, ये भी याद है, पर मैं ये वाला भूल जा रहा हूँ बार बार। तो इसको क्या करना है, इसको हाईलाइट कर लेना है। तो इससे क्या हो जाएगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि इस पेज पे बाकी सारे फैक्ट जो हैं वो मुझे याद रह जा रहे हैं, पर ये वाला फैक्ट याद नहीं रह रहा, तो इसको मैं ज़्यादा रिवाइज करूँ। ठीक है, इसके बाद सेकेंड रीडिंग के बाद आपको MCQs लगाने हैं। जैसे लक्ष्मीकांत के पीछे भी काफ़ी सारे MCQs दिए गए हैं, वो लगा सकते हैं, या फिर गूगल सर्च कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने लक्ष्मीकांत से फंडामेंटल राइट्स पढ़ा, तो आप गूगल पे लिख सकते हैं फंडामेंटल राइट MCQs फॉर UPSC। बहुत सारी साइट्स हैं जहाँ पे MCQs आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे ही जैसे जैसे आप चैप्टर ख़त्म करते जाए वैसे वैसे MCQ लगाते जाए। MCQs लगाना बहुत ज़रूरी है, इससे आपका नॉलेज चेक होता है। बस नॉलेज चेक नहीं होता है, इससे आपका रिवीजन भी बहुत अच्छा हो जाता है। ठीक है, अब आपने करी थर्ड रीडिंग। थर्ड रीडिंग तक आपको लगभग चीज़ें पता हो जाती हैं। ठीक है, थर्ड रीडिंग काफ़ी आपकी समझ काफ़ी बढ़ चुकी होती है, आपको काफ़ी सारी चीज़ें याद हो चुकी होती हैं, और थर्ड रीडिंग करने के बाद आपको लगाने हैं मॉक टेस्ट। ठीक है,
क्योंकि मॉक टेस्ट उस किताब से नहीं बने, जैसे आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो तो लक्ष्मीकांत के अलावा भी बाकी सोर्सेज से भी क्वेश्चन उठाए जाएंगे मॉक टेस्ट में। और मॉक टेस्ट से आपका प्रैक्टिस होता है एग्ज़ाम हॉल में बैठ के, वो जो प्रेशर कंडीशन होता है, ठीक है, जब आप प्रीलिम्स के एग्ज़ाम हॉल में बैठते हो तो आप पैनिक कर जाते हो, ठीक है, आपकी टाइम मैनेजमेंट ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए आपको लगाने हैं मॉक टेस्ट। ये मैंने एक पॉलिटी का एग्जाम्पल दिया है, आपको हर किताब के साथ ऐसा ही करना है। इसको बोलते हैं एक अच्छी स्ट्रेटेजी, जहाँ आप हर चीज़ कर रहे हो और वो भी टाइमली मैनर में कर रहे हो। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, ठीक है, यहीं पे बता दे रहा हूँ, ठीक है, जस्ट ए मिनट। ओके, तो जो यूपीएससी के जर्नी में सबसे डिफ़िकल्ट काम है ना, डिफ़िकल्ट चीज़, सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ जो है वो सिलेबस कंप्लीट करना है। नहीं, सिलेबस हर कोई लगभग कंप्लीट कर लेता है, मतलब हर कोई जो बेसिक बुक्स हैं कम से कम वो तो पढ़ ही लेता है। यहाँ जो सबसे मुश्किल काम है यूपीएससी के जर्नी में वो है रिवीजन। रिवीजन जो आप आज पढ़ रहे हो, ठीक है, वो आप एक साल बाद तक रिटेन तभी कर पाओगे, ठीक है। जो सब्जेक्ट आपने आज पढ़ी है उस चीज़ को अगर आपको एक साल बाद तक याद रखना है, रिटेन करके रखना है, वो आप तभी कर पाओगे जब आप रिवीजन कर रहे हो, ठीक है। अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हो तो आप एक्चुअली में यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हो। तो आपका जो सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए रिवीजन पे, ठीक है। और रिवीजन का एक साइंटिफिक तरीका होता है कि आप 7 डेज़ के बाद, ठीक है, मान लीजिए आपने एक टॉपिक पढ़ी है फर्स्ट डे, अब इस टॉपिक को सेकेंड डे में आपको रिवाइज़ करना है। सेकेंड डे में आपका होना चाहिए फर्स्ट रिवीजन, फिर 7 डे में इसका होना चाहिए सेकेंड रिवीजन, और 30 दिन बाद उसका थर्ड रिवीजन, ठीक है। और फाइनल रिवीजन होना चाहिए एग्ज़ाम से पहले, बिफोर एग्ज़ाम। अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हो, ये साइंटिफिकली प्रूवन है, ठीक है, अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हो तो आप 80 to 90% चीज़ें याद रख पाओगे, उसे रिकॉल कर पाओगे। और यूपीएससी के जर्नी में आप देखोगे कि ज़्यादातर कंपटीशन रिवीजन का है, ठीक है। तो आपको रिवीजन पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस देना है। इस चीज़ पे मैं बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहा हूँ क्योंकि यही वो चीज़ है जो आपको दूसरे एस्पिरेंट से डिस्टिंग्विश करेगी, ठीक है। पढ़ने के लिए सब पढ़ लेते हैं, पढ़ने के लिए लक्ष्मीकांत भी सब ने एक एक बार दो दो बार पढ़ रखी होती है, बट वो टाइम पे रिकॉल नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने जीएस 1 से रिलेटेड जितनी भी बातें एक एस्पिरेंट को जाननी चाहिए उसके बारे में हमने बात कर ली, ठीक है। GS 2 CSET के बारे में है, उसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे।